हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोंगकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता एवं चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया था। बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों पर था। तो यहाँ पे क्या है कि 3वीं शताब्दी में सी हुआंग टी का प्रभुत्व, उसके बाद हान वंशीय राजा बू ती ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वर्षीय सम्राट के यूंग ली ने अधिकार किया था और 19वीं शताब्दी में ये क्षेत्र मंचू शासन के अधीन था। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये अंकोर वाट के मंदिर का चित्र दिया हुआ है। दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था और 4वीं शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई थी जहाँ का शासक भारत वंशीय था। कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना और 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अंकोर मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा ने 12वीं शताब्दी में करवाया था और लाओस कंबोडिया का जो क्षेत्र था वहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। परंतु 16वीं शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया और मध्यकाल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार इस क्षेत्र में कुछ देशों पर चीन एवं कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ये हिंदी चीन नाम से जाना गया। तो क्या हुआ कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व से वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला तब पुर्तगाली ही वो पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे। 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया था और इसी के बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस ही थे जिसने शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा कि वहाँ पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम किया जा सके और 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी जो थे हिंद चीन पहुँच गए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कंपनियों का आगमन का क्रम क्या था तो पहले नंबर पर पुर्तगाली, दूसरे में डच, फिर इंग्लैंड और फ्रांस थे। सन 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा और 1787 ईस्वी में कोचीन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे और 19वीं शताब्दी में अन्नाम, कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 में तोंगकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ और इसी तरह 12वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि 1747 ईस्वी से ही फ्रांस जो है अन्नाम में रुचि लेने लगा था और 87 में कोचीन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला और 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल के संधि के लिए बाध्य कर लिया गया और अगले वर्ष कंबोडिया को भी संरक्षण में ले लिया गया यानी कि 1863 में और 1783 में तोंगकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ था फर्स्ट टाइम और इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन जो था वो फ्रांस के अधीन आ गया। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था और भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था, अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीनी क्षेत्र उचित लगा जहाँ खड़े होकर ये दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरे औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था और तीसरा कारण क्या था कि पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था।
फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों बंदरगाहों से शुरू किया और उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। तोंगकिन के जीवन का आधार लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र एवं कोचिन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट है कि तोंगकिन जो थे वहाँ का जीवन आधार क्या था, लाल घाटी थी, और कंबोडिया का इंपॉर्टेंट था कि मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र। कोचिन चीन का जो इंपॉर्टेंट एरिया था कि मेकांग का जो था डेल्टा क्षेत्र। और चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे, और पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया और रबर बागानों, फार्मों, खानों, मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति से चल रहा था एवं एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया था, परंतु किसानों एवं मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही क्या थी, शोषण मूलक थी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या होती थी। तो ये एक तरफा बंधुआ मजदूरी थी और वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार का सकारात्मक प्रभावों का डर था, अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास भी किया जाने लगा। इसके लिए स्कूलों के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को क्या कर दिया जाता था, फेल कर दिया जाता था, और स्थानीय जनता एवं कोलोनों की सामाजिक स्थिति में आसमान जमीन का अंतर था। और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे और हनोई विश्वविद्यालय को बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की प्रकाष्ठा थी। तो हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था, और इन्हीं कोलोनों और स्थानीय जनता के बीच में सामाजिक स्थिति आसमान जमीन का अंतर था। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में ये और मुखर होने लगा। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे, और उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोईचाओ ने दुई तानहुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कौन थे, कुआंगदे थे। और फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक एक किताब लिखकर पूरे वियतनाम में हलचल पैदा कर दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फान बोईचाओ नामक एक व्यक्ति जो थे, उन्होंने एक दुई तानहुई नामक का एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, और कब की, 1903 में किया। और उसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, कुआंगदे थे। और फान बोईचाओ थे एक लेखक भी थे, और उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम बुक लिखी थी। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था, और साथ ही रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारों के विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता थे जिनका नाम था फान चू त्रिन, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह विचारों के समर्थक थे, और सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। और इन्हीं छात्रों में वियतनाम कुआन फुक होय, क्या नाम था, वियतनाम कुआन फुक होय ने एक वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन नाम के एक एसोसिएशन की स्थापना की। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अन्नाम तोंगकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेश के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया, हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया, और यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मारे जाने वाले में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। और इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीनी लोगों पर हुई, और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल जो नामक एक संगठन था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1914 ईस्वी में हुई थी। लेकिन सशंकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला, और दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। चीन का जो हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था, फिर भी ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था। तो 1919 में क्या हुआ था, चीनी बहिष्कार आंदोलन हुआ था, चीन से क्रुद्ध होकर। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हालांकि कोचिन चीन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोंगकिन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस के पुरातन राजवंश ही कायम रहे, जिसके लिए रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियां अपनाई गई। कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया, और उनके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। साथ ही असन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू हुआ, और कुछ हद तक राजघरानों ने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया, परंतु इन नाम मात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। और इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्वेक
जिन हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। तो न्यूगन आई क्वोक, जिनका नाम क्या था कि हो ची मिन्ह था, 1917 में इन्होंने क्या किया कि पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया और बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हो ची मिन्ह का चित्र है और क्या किया था कि 1925 में इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। इन्होंने साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली और अंततः 1930 तक वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग देन अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो अब यहाँ पे है क्या इंपॉर्टेंट है कि 1917 में ही उन्होंने क्या किया था, एक वियतनामी साम्यवादियों का एक गुट बनाया था। बाद में इसी का संशोधन रूप किया था कि 1925 में उसने वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया और 1930 तक आते आते उसने क्या किया कि वियतनाम कांग सांग देन नाम जो राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट करके बनाया गया था और वियतनाम कांग सांग देन का ही अर्थ क्या है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी है और जो कि पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि जोंगुएन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी। किसने? जोंगुएन आई। और यह पार्टी पूर्णतः मास्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए थे और हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इसी स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था और विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जा रही थी। इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाजों से बमबारी भी की जाती थी और इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए। आंदोलन दबसा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था जो अंदर ही अंदर खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने वियतनामियों को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया और जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जो था जर्मनी से हार गया। फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन जो था चियांग काय शेक की सरकार को मदद पहुंचाना चाहते थे, लेकिन एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। इसका फायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोंगकिन, फिर अन्नाम, अंततः पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैध शासन था जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ थी एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का था। इसी के फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों को अवसर मिल गया और ये जापानी और फ्रांसीसियों दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होने लगी। फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था और लोगों का स्वाभाविक झुकाव इस तरफ बढ़ रहा था। हो ची मिन्ह जो थे, उनके नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने जो कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, आतंकित व्यापारियों, बुद्धिजीवी सभी को शामिल कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया और 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया। जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया और इसी स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी। फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित कर सके और इसी का लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियतमिन के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी सरकार का प्रधान जो था वो हो ची मिन्ह बनाए गए। तो वियतनाम कब जो था लोकतंत्रीय गणराज्य को प्राप्त किया? 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम क्या था? आज़ाद हो गया और इस सरकार का जो प्रधान था वो कौन बना? हो ची मिन्ह को बनाया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जापान का जब हिंद चीन पर आक्रमण हुआ था तो उस समय वहाँ की कैसी हालत थी। और ये नेक्स्ट चित्र है, ये बायोदाई का चित्र है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि चूंकि हिंद चीन अनेक राज्यों में विभक्त था और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल रही थी, कंबोडिया, लाओस और अन्नाम में पुनः प्राचीन राजवंशों को प्रतिष्ठा मिली। इसी क्रम में जो अन्नाम का शासक था बायोदाई, वो अन्नाम का शासक बना, परंतु इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। अतः बायोदाई ने 25 अगस्त 1945 को ही अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम को एक गणराज्य बना दिया गया। हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्यों की पुनर्स्थापना में लग गए। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। तो फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी कि पहला तो था कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा और जिसमें सभी अधीनस्थ क्या रहेंगे? उपनिवेश रहेंगे। नेक्स्ट था कि हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा और हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचिन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा।
चौथा क्या था कि हिंद चीन संघ के विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। तो फ्रांस ने घोषणा की कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बनाया दिया जाए जिसमें उसके अधीनस्थ उपनिवेश शामिल रहेंगे और इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों के सेना एवं विदेश नीति पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। यह राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा था, परंतु जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान एक जगह का नाम था, सैगान पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। फ्रांसीसी नेता सैगान में ही फंसी रही, अतः 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। तो कब हुआ कि 6 मार्च 1946, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम का गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना और साथ ही माना कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। फ्रांसीसी सेना के तोंकिन में प्रवेश का अधिकार भी मान लिया गया। फ्रांस की महत्वाकांक्षी नीति के कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन संघ निर्माण पर समझौता नहीं हो पाया। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि यह संघ के सभी राज्य स्वतंत्र हो। तभी फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिससे हनोई समझौता टूट गया। फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया, जिसके सहयोग से नवगठित सरकार चलने लगी। अब तक हो ची मिन की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि वे फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से वायुदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। चूंकि फ्रांस को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी वायुदाई का समर्थन करेंगे। अब तक पूरा विश्व दो खेमों में बढ़ चुका था, पूंजीवादी एवं साम्यवादी। पूंजीवादी देशों में कौन कौन थे? अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन फ्रांस को प्राप्त था। इससे हो ची मिन को कुछ परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि अभी तक वो पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। उसके संयुक्त मोर्चों में गैर साम्यवादी राष्ट्रवादी ताकतें भी थी, परंतु 1949 ईस्वी में हो ची मिन ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया और पूर्णतः साम्यवादी बन गया। तो 1949 में क्या होता कि हो ची मिन ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार किया और पूर्णतः क्या था? कम्युनिस्ट या साम्यवादी बन गया। और 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी, साथ ही अत्यधिक सैनिक एवं तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। तो दियन बियन फू के युद्ध में गोली चलाते हुए एक वियतनामी सिपाही का यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। सन 1950 में हिंद चीन की स्थिति जो थी बहुत जटिल हो गई थी, और क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित वायुदाई की सरकार थी। लाओस कंबोडिया में पुराने राजतंत्र जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। लाओस और कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ी थी। गुरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। इसी क्रम में दियन बियन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया और इस युद्ध में फ्रांस जो था बुरी तरीके से हार गया। लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा एवं दियन बियन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। तो कब हुआ ये? 1950 में हुआ। अमेरिकी हस्तक्षेप। अमेरिका जो अब फ्रांस का समर्थन कर रहा था ने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और साम्यवादियों के विरुद्ध में उसने इसकी घोषणा भी कर दी। क्योंकि रूस एक पक्ष का पहले से ही समर्थन कर रहा था, अतः लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा गया। तो जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ। जेनेवा समझौता में वियतनाम को क्या किया गया? 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये जो पिंक कलर है ये एक पार्ट था और नीचे जो था ये साउथ वियतनाम का चित्र था। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था और जिसके जो नेता थे हुइन फू सो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे और इसमें आत्मादाह तक शामिल होता था। तो हुआ जो था क्रांतिकारी आंदोलन, इसके नेता जो थे हुइन फू सो थे और एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। हनोई नदी से सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम तो और साम्यवादी और उससे दक्षिणी में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। यहाँ एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलित था, ये था हुआ जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हुआ आंदोलन काफ़ी आक्रामक हो गया और न्यो दिन दियम ने बड़ी क्रूरता से इन आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। तो हुआ का जो आंदोलन था उसको दबाया किसने? उस आंदोलन को कुचला था न्यो दिन दियम नामक एक व्यक्ति ने। लाओस एवं कंबोडिया में जेनेवा समझौता के फलस्वरूप शासन व्यवस्था बदल गई और यहाँ वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। यद्यपि इसमें तटस्थ देश माना गया, परंतु साम्यवादी प्रभाव इन देशों में बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने को कृत संकल्प थे।
लाओस में क्या हुआ कि लाओस में जो था गृह युद्ध छिड़ गया। लाओस की राजनीतिक सीमा पूरब में उत्तरी वियतनाम की सीमा को छूती थी और 1954 ईस्वी में ही स्पष्ट हो गया कि उत्तरी लाओस के दो प्रांत फुंग साली और होऊ फ्रांस, कौन कौन थे उत्तरी लाओस के दो प्रांत फुंग साली एवं होऊ फ्रांस में साम्यवादियों का प्रभुत्व था और अपने विस्तार के लिए उद्धत थे। जबकि लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। लाओस एवं कम्बोडिया की पूर्ण स्वतंत्रता को मान लिया गया और ये भी व्यवस्था की गई कि 1956 के मध्य से पहले संपूर्ण वियतनाम के चुनाव द्वारा एकीकरण कर एक सरकार का गठन किया जाए यदि जनता ऐसा चाहे तो। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया जिसके सदस्य भारत, कनाडा एवं पोलैंड थे। तो जो त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया उसके सदस्य कौन कौन थे? भारत, कनाडा और पोलैंड। और ये कब किया गया? 1956 में। तो इस चैप्टर का जो ये पार्ट 1 है और अब इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है और हम लोग इसके जो बाकी के चैप्टर्स है उसको पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू।